को शिकार करते हुए देखा, लेकिन उस दिन मैंने कुछ और भी देखा था। भगत सिंह, महंकाली पुलिस स्टेशन, पत्थरगंज, पात बस्ती। कौन है वो? आसमान से टपका है क्या? इंस्पेक्टर ही है ना? तुझ जैसे अहंकार में डूबे हुए शैतान को उसकी औकात दिखाने के लिए मुझ जैसा योद्धा पैदा होता है। ఈ సారి పెర్ఫార్మెన్స్ బద్దలైపోద్ది। आज हम आज के समय में बनने वाली सबसे बड़ी कमर्शियल फिल्मों को ध्यान से देखें तो एक बात बार बार सामने आती है। कई फिल्में ऐसी होती हैं जिनका सबसे बड़ा आकर्षण उनकी कहानी नहीं बल्कि उनका स्टार होता है। दर्शक थिएटर में टिकट कहानी देखने से पहले अपने पसंदीदा अभिनेता को बड़े पर्दे पर देखने के लिए खरीदते हैं। यही वजह है कि कई बार फिल्म की कमियां भी कुछ समय तक नज़रअंदाज हो जाती हैं, लेकिन सवाल हमेशा यही होता है कि क्या सिर्फ स्टार पावर किसी फिल्म के लंबे समय तक यादगार बना सकती है। इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करती है पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह। यह फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई थी। भाषा तेलुगु है, लेकिन इसकी चर्चा पूरे देश में हुई है क्योंकि पवन कल्याण की लोकप्रियता सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। फिल्म को डायरेक्ट किया है हरीश शंकर ने, जो इससे पहले पवन कल्याण के साथ गब्बर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। यही वजह थी कि इस फिल्म से उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। लोगों को लग रहा था कि शायद एक बार फिर वही जादू देखने को मिलेगा जिसने सालों पहले बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बना दिया था। फिल्म की घोषणा होते ही सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। पहला पोस्टर आया तो फैंस ने उसे हाथों हाथ लिया।
टीजर रिलीज हुआ तो पवन कल्याण की एंट्री, उनका स्टाइल, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनके डायलॉग तुरंत वायरल होने लगे। बहुत से लोगों को लगा कि यह फिल्म फिर से पुराने मास एंटरटेनर वाले दौर की याद दिलाएगी, लेकिन किसी भी फिल्म का असली इम्तिहान उसके ट्रेलर या पोस्टर से नहीं बल्कि रिलीज के दिन से ही शुरू होता है। ट्रेलर ने यह जरूर दिखाया है कि फिल्म में एक्शन होगा, कॉमेडी होगा, इमोशन होगा, राजनीति होगी और एक सबसे बड़ी साजिश भी होगी। लेकिन यह क्या है, सब चीजें मिलकर एक मजबूत कहानी बन पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल था। पवन कल्याण इस फिल्म में उस्ताद भगत सिंह के पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाते हैं। पहली नजर में उनका कैरेक्टर बिल्कुल वैसा लगता है जैसा भारतीय कमर्शियल फिल्मों में अक्सर देखने को मिलता है। वह बहादुर हैं, निडर हैं, कानून का सम्मान करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने तरीकों से न्याय करने पर भी विश्वास रखता है। उसके अंदर एक दर्द है जो उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। यही दर्द उसे हर फैसले में और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। फिल्म की शुरुआत आते ही उसे लगभग एक ऐसे इंसान की तरह पेश करती है जिसे हर परिस्थिति में जवाब पहले से पता है। चाहे सामने कितने भी दुश्मन हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल स्थिति हो, उसका उत्साह, आत्मविश्वास कभी नहीं टूटता है। फिल्म के शुरुआती हिस्से पूरी तरह हीरो की एंट्री को बड़ा बनाने में लगाया गया है। कैमरा एंगल, स्लो मोशन, बैकग्राउंड म्यूजिक और भीड़ की प्रतिक्रिया, सब कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि दर्शक पहली ही एंट्री पर तालियां बजाने लगे। यही वजह स्टाइल है तो दक्षिण भारतीय मास फिल्मों की पहचान बन चुका है। अगर कोई दर्शक सिर्फ एंटरटेनमेंट और स्टार स्क्रीन प्रेजेंस देखने आया है तो ये तो शुरुआती मिनट उसे निराश नहीं करते, लेकिन अगर कोई मजबूत कहानी की उम्मीद लेकर बैठा हो तो उसे शुरुआत में ही महसूस होने लगता है कि फिल्म फिलहाल कहानी से ज़्यादा अपने हीरो की सेलिब्रेट कर रही है। शुरुआती कई दृश्यों में भी यह भी दिखाया जाता है कि भगत सिंह सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि चतुर भी है। वो अपराधियों से लड़ते समय सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि उनके इसके बाद फिल्म धीरे धीरे अपने मुख्य संघर्ष की तरफ बढ़ती है और यह कहानी में आतंकवाद, अपराध, राजनीति और ड्रग नेटवर्क्स जैसे कई बड़े मुद्दों को भी शामिल किया जाता है। कागज पर यह सिर्फ रोमांचक लगता है क्योंकि इतने बड़े शुरुआती कई दृश्यों में इसके बाद फिल्म धीरे धीरे अपने मुख्य संघर्ष की तरफ बढ़ती है। यहाँ कहानी में आतंकवाद, अपराध, राजनीति और ड्रग नेटवर्क जैसे कई बड़े मुद्दे को भी शामिल किया गया है। कागज पर तो ये सब रोमांचक लगता है क्योंकि इतने बड़े विषयों को जोड़कर एक शानदार थ्रिलर बनाई जा सकती है, लेकिन फिल्म इन सभी विषयों में गहराई से विकसित करने के बजाय उन्हें एक करके कहानी में जोड़ती चली जा रही है। परिणाम यह होता है कि दर्शकों को कई घटनाएं तो याद रहती हैं, लेकिन उन्हीं के बीच का भावनात्मक और
तार्किक संबंध उतना मजबूत महसूस नहीं हो पाता है। फिल्म की एक और खास बात यह है कि इसमें संवादों को बहुत महत्व दिया गया है। कई डायलॉग ऐसे हैं जिन्हें सीटी और तालियों के साथ लिखा गया है। जब पवन कल्याण स्क्रीन पर किसी अपराधी को चुनौती देते हैं या किसी भ्रष्ट व्यक्ति के सामने खड़े होकर लंबा संवाद बोलते हैं, तब थिएटर पर एक आम माहौल निश्चित रूप से उत्साह से भर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ संवाद ऐसे भय हैं जो वास्तविक बातचीत कम और भाषण ज़्यादा लगते हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है कि सामने वाला पात्र सिर्फ इसी के लिए सवाल पूछ रहा है ताकि हीरो को एक लंबा प्रभावशाली जवाब दे सके। कॉमेडी की बात करें तो फिल्म लगातार हल्का माहौल बनाने की कोशिश करती है। कई जगह मजाक काम भी करता है क्योंकि पवन कल्याण की स्क्रीन प्रेजेंस मजबूत है। लेकिन कई दृश्य ऐसे भी हैं जहां हास्य जबरदस्ती डाला हुआ महसूस होता है। कहानी जिस दिशा में आगे बढ़ रही होती है, अचानक उसी बीच कॉमिक स्क्रीन आ जाता है, जिससे कहानी का प्रवाह थोड़ा रुक जाता है। यही कारण है कि फिल्म का टोन कई बार अस्थिर जाता है। एक तरफ गंभीर अपराध की बात हो रही होती है और अगले ही पल हल्की फुल्की कॉमेडी शुरुआत होती है। फिल्म की तकनीकी प्रस्तुत पर नजर डालें तो कैमरा वह कई जगह प्रभावशाली है। एक्शन दृश्यों में भी बड़ा फ्रेम, स्लो मोशन और धुएं से भरे विजुअल का इस्तेमाल किया गया है ताकि हर लड़ाई ज़्यादा सिनेमैटिक लगे। हालांकि कुछ जगहों पर ये शैली ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जब लगभग हर एंट्री, हर पंच, हर प्रतिक्रिया, हर स्लो मोशन में दिखाई जाती है तो उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। दर्शक प्रतिक्रियाओं में शुरुआत में उत्साह होते हैं, लेकिन बाद में वही शैली दोहराव जैसी लगने लगती है। संगीत के बारे में तो करें तो देवश्री प्रसाद जैसे अनुभवी संगीतकार से लोगों की अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। बैकग्राउंड स्कोर कई एक्शन दृश्यों में ऊर्जा दर्शाता है, लेकिन कुल मिलाकर संगीत वैसा यादगार प्रभाव नहीं छोड़ता जैसे उनकी कुछ पिछली फिल्मों में देखने को मिलता था। गाने स्क्रीन पर ठीक लगते हैं, लेकिन थिएटर से बाहर निकलने के बाद बहुत कम लोग उन्हें लंबे समय तक याद रखते हैं। यह फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक मानी गई है और हरीश शंकर की पिछली सफल फिल्मों की में संगीत का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। यहाँ तक आते आते फिल्म यह साफ कर देती है कि सबसे बड़ा हथियार उसकी कहानी नहीं बल्कि मुख्य अभिनेता होता है। लगभग हर महत्वपूर्ण दृश्य में कैमरा, संवाद, बैकग्राउंड स्कोर सिर्फ इतना काफी नहीं है। क्या फिल्म आगे चल के अपने मुख्य संघर्ष को गहराई से विकसित कर पाएगी? पवन कल्याण इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है और यह बात फिल्म के पहले ही दृश्य से साफ हो जाता है। उस्ताद भगत सिंह का पूरा किरदार उनके स्टारडम को ध्यान में रखकर लिखा गया है।
वह सिर्फ कहानी का मुख्य पात्र ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म का केंद्र है। लगभग हर महत्वपूर्ण घटना उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। उनका किरदार एक ऐसे पुलिस अधिकारी का है जो कानून का सम्मान करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि सिस्टम कमजोर पड़ रहा है तो तब वह फैसले लेने खुशबू के पीछे नहीं हटता। यह कैरेक्टर पारंपरिक कमर्शियल सिनेमा के हीरो जैसा तो जरूर है, लेकिन पवन कल्याण की स्क्रीन प्रेजेंस इसे अलग पहचान देने की कोशिश करती है। उनकी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक कैमरा लगातार उन्हें सबसे बड़े आकर्षण के रूप में पेश कराता है। जिस तरह वह स्क्रीन पर चलते हैं, संवाद बोलते हैं और एक्शन करते हैं, उससे साफ महसूस होता है कि निर्देशक ने उनकी स्टार प्रेजेंस को ध्यान में रखकर खास दृश्य तैयार किए हैं। पवन कल्याण की सबसे बड़ी खासियत हमेशा से उनकी सहज अभिनय शैली रही। कई बड़े स्टार्स जब हर सीन में ज़रूरत उसे ज़्यादा ऊर्जा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पवन कल्याण कई बार सिर्फ चेहरे और हाव भाव और एक्शन सीन से ही दृश्य को प्रभावशाली बना देते हैं। इस फिल्म में भी कई ऐसे पल हैं जहां उनका शांत चेहरा किसी लंबे संवाद से ज़्यादा असर छोड़ता है, खासकर जब उनका किरदार किसी पीड़ित व्यक्ति से बात करता है और अपने अतीत की यादों में गुजरता है। तब उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल जाती है। एक्शन सीक्वेंस सीन में वही किरदार बेहद आक्रामक दिखाई देता है, जबकि हल्के फुल्के दृश्यों में उसे अंदर एक अलग ही चंचलता भी नजर आती है। यही बदलाव उनके अभिनय को एक ही रंग का नहीं रहने देता है। हालांकि फिल्म उनके अभिनय का पूरा फायदा उठा नहीं पाती। कई जगह ऐसा महसूस होता है कि कहानी उनकी किरदार की गहराई दिखाने के बजाय उन्हें बड़े पर्दे का हीरो की तरह प्रस्तुत करने की रुचि रखती है। जब कोई भी भावनात्मक दृश्य आता है, दर्शक उम्मीद करता है कि उस किरदार के अंदर छिपे दर्द और विस्तार से दिखाया जाए, लेकिन बार बार कहानी जल्दी से आगे एक्शन या मास मोमेंट की तरफ बढ़ जाती है। इसके बावजूद पवन कल्याण अपने अनुभव की वजह से इन दृश्यों को जितना संभव हो सके उतना प्रभावशाली बनाने की कोशिश तक करते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग भी फिल्म का एक सकारात्मक पहलू है। पहले भी उन्होंने कई फिल्मों में साबित किया है कि वो सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं बल्कि हल्के फुल्के दृश्यों में भी दर्शकों को मनोरंजन करा सकते हैं। यहाँ हालांकि कॉमेडी का लेखन हर जगह मजबूत नहीं है, लेकिन जहाँ भी दृश्य काम करते हैं वहाँ उसका बड़ा श्रेय पवन कल्याण की प्रस्तुति को जाता है। फिल्म की अभिनेत्री श्रीलीला मुख्य महिला किरदार निभाती हैं। उनका रोल पूरी तरह कहानी का केंद्र नहीं बनता, लेकिन स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी फिल्म में हल्कापन और ऊर्जा ले आती है। उनका किरदार एक चुलबुली और आत्मविश्वासी युवती का है जो नायक के जीवन में अलग तरीके का रंग जोड़ने की कोशिश करता है। शुरुआती हिस्सों में उनका और पवन कल्याण का संवाद स्वाभाविक लगता है। दोनों कलाकारों के बीच को दृश्य में अच्छी केमिस्ट्री दिखाई जाती है, खासकर उन पलों में जहां उन कहानी गंभीर होने के बजाय हल्के अंदाज में आगे बढ़ती है।
लेकिन अगर किरदार की बात करें तो श्रीलीला को ज्यादा गहराई नहीं मिलती। उनका चरित्र कई बार सिर्फ इसीलिए मौजूद लगता है ताकि कहानी में रोमांस और कुछ हल्के फुल्के पल जोड़े जा सके। उनके पास अभिनय देखने के मौके सीमित हैं, फिर भी वो अपने हिस्सों के दृश्य ईमानदारी से निभाती है। उनके डांस नंबर हमेशा की तरह ऊर्जा से भरपूर हैं और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी आकर्षक लगती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर उनके किरदार को और भी मजबूत लिखा जाता तो फिल्म को भावनात्मक स्तर पर फायदा मिल सकता था। राशि खन्ना का रोल अपेक्षित छोटा है। यह कहानी में आती हैं, अपना काम करती हैं और फिर धीरे फिल्म से बाहर हो जाती हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, अभिनय भी संतुलित है, लेकिन उनके किरदार को उतना समय नहीं मिलता कि दर्शक उसे गहराई से जुड़ सके। कई दर्शकों को यह महसूस हुआ कि इतनी सक्षम अभिनेत्री का बेहतर उपयोग किया जा सकता था। उनका रोल कहानी में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और भावनात्मक जुड़ाव देने का प्रयास करता है, लेकिन सीमित स्क्रीन टाइम की वजह से यह उनका प्रस्ताव पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता। फिल्म के मुख्य विरोधी की भूमिका आर प्रदीपन निभाते हैं। वह एक अनुभवी अभिनेता हैं और कई जगह अलग अलग तरीके के किरदार निभा चुके हैं। यहाँ भी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस प्रभावशाली है। उनका शांत व्यवहार, संवाद बोलने का तरीका, उनके चेहरे के हाव भाव सामान्य खलनायक से थोड़ा अलग बनाते हैं। लेकिन समस्या वही आती है कि जो फिल्म के लेखन में दिखाई देती है, खलनायक का दृश्य तो बड़ा दिखाई जाता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व और सोच को उतनी गहराई नहीं दी जाती। दर्शक जानता है कि वह खतरनाक है, लेकिन यह पूरी तरह महसूस नहीं कर पाता कि वह इतना बड़ा खतरा क्यों है। पार्थवन अपने अभिनय से इस कमी को भी काफी हद तक संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमजोर लेखन उनके प्रदर्शन की सीमा तय कर देता है। सहायक कलाकारों की बात करें तो फिल्म में कई परिचित चेहरे दिखाई देते हैं। हर कलाकार अपने हिस्से की भूमिका ईमानदारी से निभाता है। पुलिस विभाग के अधिकारी, राजनीतिक किरदारों, अपराध जगत से जुड़े लोग और परिवार के सदस्य सभी कहानी को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। हालांकि इनमें बहुत कम पात्र ऐसे हैं जो फिल्म खत्म होने के बाद लंबे समय तक याद रह जाते हैं। इसका कारण अभिनय नहीं बल्कि लेखन है। कई पात्र का सिर्फ कहानी आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पवन कल्याण और बाकी कलाकारों के बीच स्क्रीन केमिस्ट्री भी कई जगह अच्छी दिखाई गई है, खासकर पुलिस विभाग के सहयोगियों के साथ। उनका संवाद वास्तविक लगते हैं, जहां टीम वर्क देखने की कोशिश की गई है, वहां कलाकारों के बीच में तालमेल नजर आता है। हालांकि फिल्म का फोकस लगातार मुख्य नायक पर रहता है, इसीलिए दूसरे पात्रों पर विकास के लिए ज्यादा जगह नहीं बचती। अगर कास्टिंग की बात करें तो फिल्म ने लोकप्रिय चेहरे का अच्छा मिश्रण चुना है। बड़े स्टार के साथ युवा अभिनेत्री
अनुभवी खलनायक और मजबूत सहायक कलाकारों की मौजूदगी फिल्म को व्यावसायिक रूप से आकर्षक बनाती है। यही कारण था कि फिल्म रिलीज से पहले फिल्म के कलाकारों को लेकर काफी उत्साह था। दर्शकों को उम्मीद थी कि अच्छे कलाकार मिलकर एक यादगार फिल्म पेश करेंगे। अभिनय के स्तर पर अधिकांश कलाकार निराश नहीं करते, लेकिन पटकथा उन्हें अपनी पूरी क्षमता दिखाने का अवसर नहीं देती। जहाँ तक कलाकारों की फीस का सवाल है, निर्माताओं ने आधिकारिक रूप से पूरी कास्ट की पारिश्रमिक का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया। मीडिया में अलग अलग अनुमान सामने आए थे, लेकिन उनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई। इसीलिए किसी भी अनुमानित राशि और तथ्य के रूप में स्वीकार करना सही नहीं लगा। इतना जरूर कहा जा सकता है कि पवन कल्याण भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं और सामान्य तौर पर उनकी फिल्मों का बजट उनके स्टारडम की वजह से काफ़ी बड़ा होता है। कुल मिलाकर उस्ताद भगत सिंह की कास्ट इतनी मजबूत संपत्तियों में से एक है। पवन कल्याण अपने अनुभव और स्क्रीन प्रेजेंस से फिल्म में कई जगह संभालते हैं। श्रीलीला ऊर्जा जोड़ती हैं। रश्मिका खन्ना सीमित समय में प्रभाव छोड़ने की कोशिश करती हैं और आर पार्थिवन एक संतुलित विरोधी की भूमिका निभाते हैं। सहायक मजदूर कलाकार भी अपना काम ठीक से कर रहे थे, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी कमी यही है कि इतने सक्षम कलाकार होने के बावजूद भी पटकथा उन्हें यादगार किरदार बनाने का पर्याप्त अवसर नहीं देती। अगर लेखन और चरित्र विकास का थोड़ा काम किया जाता तो यही स्टार कास्ट फिल्म को एक अधिक प्रभावशाली रूप दे सकती थी। अगर फिल्म की सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा जाए तो उस्ताद भगत सिंह एक साधारण मास एक्शन फिल्म लग सकती है। एक ईमानदार पुलिस वाला, कुछ खतरनाक अपराधी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, ड्रग्स और देशभक्ति जैसे कई बड़े मुद्दे एक साथ मजबूत मौजूद हैं। लेकिन जब फिल्म को थोड़ा ध्यान से देखा जा सकता है तो समझ आता है कि इसकी सबसे बड़ी कोशिश कहानी सुनने की नहीं है, बल्कि अपने हीरो को एक बड़े देन लाइफ किरदार के रूप में पेश करने की है। यही वजह है कि फिल्म का शुरुआती हिस्सा किसी मिस्ट्री या सस्पेंस से ज़्यादा उस दुनिया को स्थापित करने में समय लगाता है, जहां उस्ताद भगत सिंह का नाम पुलिस अधिकारी सिर्फ कानून नहीं करता लागू नहीं करता, बल्कि लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। फिल्म शुरुआत से ही एक एहसास दिलाती है कि शहर के हालात सामान्य नहीं है। अपराध बढ़ता जा रहा है, आम लोग डर रहे हैं और कानून का डर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। कई अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। पुलिस विभाग के अंदर भी हर अधिकारी एक जैसा नहीं है। कुछ लोग ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं, जबकि कुछ सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। निर्देशक शुरुआत से ही माहौल तैयार करने की कोशिश करता है ताकि दर्शक समझ सके कि नायक के सामने सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की चुनौती होती है। यहाँ पर उस्ताद भगत सिंह की एंट्री होती है।
या कोई साधारण इंट्रोडक्शन नहीं, बल्कि पूरी तरीके से मास सिनेमा भी परंपरा के अनुसार बनाई गई एंट्री है। कैमरा पहले लोगों के डरे हुए चेहरे को दिखाता है, फिर अपराधियों के आत्मविश्वास को। उसके बाद अचानक एक ऐसा माहौल बनता है जहां दर्शक समझ जाता है कि अब हीरो आने वाला है। बैकग्राउंड स्कोर तेज हो जाता है, कैमरा स्लो मोशन में चलता है और फिर पवन कल्याण स्क्रीन पर दिखाई देता है। थिएटर में वही पल है जिसके लिए उनके प्रशंसक इंतजार कर रहे थे। निर्देशक भी इसी पल को जितना बड़ा बना सकते थे उतना बड़ा बनाने की कोशिश भी करते हैं। पहली मुलाकात में ही साफ हो जाता है कि भगत सिंह का तरीका बाकी पुलिस अधिकारियों से एकदम अलग है। वह सिर्फ नियमों की किताब पढ़कर काम नहीं करता, वह अपराधी की मानसिकता को समझने की कोशिश करता है। कई बार वह बातचीत से काम मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराता नहीं। यह आत्मविश्वास कई दर्शकों को पसंद आता है क्योंकि यह कमर्शियल हीरो की पहचान होती है। पहली मुलाकात में ही ये साफ हो जाता है कि भगत सिंह का तरीका बाकी पुलिस अधिकारियों से अलग है। वो सिर्फ नियमों की किताब पढ़कर काम नहीं करता, वो अपराधी की मानसिकता को समझने की कोशिश करता है। कई बार वो बातचीत से काम निकालता है और कई बार बिना समय गंवाए सीधे कार्रवाई करता है। उसके अंदर आत्मविश्वास इतना ज़्यादा है कि वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी घबराता नहीं। यह आत्मविश्वास कई दर्शकों को पसंद आता है क्योंकि यही कॉमर्शियल हीरो की पहचान होती है। फिल्म धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व की दूसरी परत भी दिखाती है। बाहर से बेहद मजबूत दिखाई देने वाला यह आदमी अपने अंदर कुछ पुराने जख्म भी छिपा कर रखता है। हालांकि शुरुआत में फिल्म उन घटनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देती, लेकिन छोटे छोटे संकेतों के ज़रिए यह एहसास ज़रूर कराती है कि उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। यही अधूरा रहस्य आगे की कहानी के लिए एक इमोशनल आधार तैयार करता है। इसी दौरान फिल्म दूसरे महत्वपूर्ण किरदारों को भी पेश करती है। पुलिस विभाग के सहयोगी, स्थानीय नेता, कुछ प्रभावशाली व्यापारी और अपराध जगत से जुड़े लोग धीरे धीरे कहानी में आते हैं। निर्देशक एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां हर व्यक्ति किसी न किसी बड़े खेल का हिस्सा है, लेकिन यहाँ एक कमज़ोरी भी महसूस होती है। इतने सारे किरदार आने की वजह से शुरुआत में कुछ दर्शकों को ये समझने में समय लग सकता है कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है तो शहर में हो रही कुछ घटनाएं सिर्फ सामान्य अपराध नहीं लगती। शुरुआत में जो घटनाएं अलग अलग दिखाई देती हैं उनके बीच संबंध होने के संकेत मिलने लगते हैं। कहीं अवैध कारोबार चल रहा है, कहीं राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है और कहीं ऐसे लोग सक्रिय हैं जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। यहीं से फिल्म एक बड़े कॉन्स्पिरेसी एंगल की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। भगत सिंह इन घटनाओं की जांच शुरू करता है। वो जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, बल्कि अलग अलग सुरागों को जोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि फिल्म यहाँ इन्वेस्टिगेशन को बहुत गहराई से नहीं दिखाती। ये कोई रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर नहीं है जहाँ हर छोटी जानकारी का वैज्ञानिक विश्लेषण हो। यहाँ जांच का मकसद सस्पेंस पैदा करने से ज़्यादा हीरो को अलग अलग परिस्थितियों में दिखाना है। इसलिए कई बार घटनाएं तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। इसी बीच फिल्म में हल्के फुल्के दृश्य भी आते हैं। रोमांटिक बातचीत, कुछ कॉमिक मोमेंट्स और सामान्य जीवन के दृश्य ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुख्य किरदार सिर्फ लड़ने वाला इंसान नहीं है, बल्कि उसके जीवन में सामान्य भावनाएं भी हैं। लेकिन कई समीक्षकों का मानना था कि ये हिस्सा कहानी की गति को थोड़ा धीमा कर देता है, क्योंकि मुख्य संघर्ष पूरी तरह विकसित होने से पहले ही फिल्म बार बार अलग दिशा में चली जाती है।
फिल्म का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें राजनीति और अपराध के रिश्ते को दिखाने की कोशिश की गई है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि अपराधी अकेले काम नहीं कर रहे बल्कि उन्हें ऊपर से संरक्षण मिल रहा है। यही बात कहानी में तनाव पैदा करती है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सड़क पर मौजूद गुंडों से नहीं बल्कि उनसे भी है जो पर्दे के पीछे बैठकर फैसले ले रहे हैं। जैसे जैसे भगत सिंह सच के करीब पहुंचता है, उसके सामने नई चुनौतियां आने लगती हैं। उसके फैसलों से कई प्रभावशाली लोग नाराज़ हो जाते हैं। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ उसे डराने की और कुछ उसे अपने पक्ष में करने की। लेकिन उसका किरदार हर बार एक ही संदेश देता है कि वो दबाव में आने वालों में से नहीं है। यहीं तक आते आते फिल्म दर्शकों के सामने अपना मुख्य सवाल रख देती है। क्या एक अकेला ईमानदार अधिकारी उस व्यवस्था को बदल सकता है जिसमें अपराध, राजनीति और सत्ता एक दूसरे से जुड़े हुए हों? क्या सिर्फ साहस काफ़ी है या उसके लिए सही रणनीति भी ज़रूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या भगत सिंह का निजी अतीत उसके वर्तमान फैसलों को प्रभावित करेगा? यही वे सवाल हैं जिन पर फिल्म का आगे का हिस्सा आधारित है। आगे कहानी में संघर्ष और बड़ा होता है, पात्रों के बीच टकराव तेज होता है और फिल्म अपने सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ती है। इसी के साथ ये भी स्पष्ट होने लगता है कि इस कहानी का असली केंद्र सिर्फ अपराधियों को हराना नहीं बल्कि एक ऐसे सिस्टम से लड़ना है जो ऊपर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही जटिल है। फिल्म के आगे बढ़ने के साथ सबसे दिलचस्प बात ये सामने आती है कि निर्देशक एक साथ कई तरह की फिल्मों का अनुभव देने की कोशिश करते हैं। कभी ये पूरी तरह पुलिस ड्रामा लगती है, कभी राजनीतिक थ्रिलर जैसी महसूस होती है, कभी पारिवारिक भावनाओं की तरफ मुड़ जाती है और अगले ही पल फिर से एक बड़े मास एक्शन एंटरटेनर का रूप ले लेती है। यही मिश्रण कुछ दर्शकों को पसंद आया क्योंकि उन्हें हर थोड़ी देर में कुछ नया देखने को मिला, जबकि कई लोगों को लगा कि फिल्म अपने असली फोकस से बार बार भटक जाती है। अगर कहानी सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़ती तो शायद उसका प्रभाव और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता था। उस्ताद भगत सिंह के किरदार को जिस तरह लिखा गया है उसमें एक बात लगातार दिखाई देती है, वो हर परिस्थिति में नियंत्रण बनाए रखने वाला इंसान है। उसके सामने चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, उसके चेहरे पर घबराहट बहुत कम दिखाई देती है। कमर्शियल सिनेमा में ऐसे किरदार नए नहीं हैं, लेकिन इस फिल्म में उनका आत्मविश्वास कई बार वास्तविकता से भी ऊपर चला जाता है। कुछ दर्शकों को यही बात पसंद आती है क्योंकि वे अपने पसंदीदा स्टार को एक अजेय नायक के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि अगर किरदार कभी कभी असफल भी होता या उसके फैसलों की कीमत दिखाई जाती तो कहानी ज़्यादा प्रभावशाली बन सकती थी। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी चर्चा का विषय बना। कई जगह निर्देशक ऐसे दृश्य बनाते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य कहानी को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि थिएटर में तालियां और सीटियां बटोरना होता है। उदाहरण के लिए, जब भी नायक किसी भ्रष्ट व्यक्ति का सामना करता है, उस दृश्य को सामान्य बातचीत की तरह नहीं बल्कि एक बड़े टकराव की तरह प्रस्तुत किया जाता है। कैमरा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक तेज़ हो जाता है और फिर एक लंबा संवाद आता है। अगर दर्शक इस शैली को पसंद करता है तो ऐसे दृश्य काफ़ी मनोरंजक लगते हैं। लेकिन अगर कोई ज़्यादा यथार्थवादी कहानी चाहता है तो उसे यही दृश्य ज़रूरत से ज़्यादा नाटकीय महसूस हो सकते हैं।
फिल्म की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें नायक को सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी सबसे ऊंचा दिखाने की कोशिश की गई है। कई बार दूसरे पात्र सिर्फ इसलिए मौजूद लगते हैं ताकि उनका संवाद खत्म होने के बाद भगत सिंह कोई प्रभावशाली बात कह सके। यही कारण है कि सहायक किरदारों का विकास उतना गहरा नहीं हो पाता। उनकी अपनी सोच या संघर्ष पर कम ध्यान दिया गया है, जबकि पूरा फोकस मुख्य पात्र पर रहता है। ये दक्षिण भारतीय स्टार प्रधान सिनेमा की एक जानी पहचानी शैली है, जहाँ कहानी अक्सर नायक के इर्द गिर्द घूमती है। अगर फिल्म के भावनात्मक पक्ष की बात करें तो यहाँ निर्देशक ने परिवार, जिम्मेदारी और व्यक्तिगत बलिदान जैसे विषयों को भी शामिल करने की कोशिश की है। ये हिस्सा कहानी को सिर्फ एक्शन फिल्म बनने से रोकता है। दर्शक को ये महसूस कराया जाता है कि कानून की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी आखिर एक इंसान है, जिसके अपने रिश्ते हैं, अपनी यादें हैं और कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्होंने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हालांकि कई समीक्षकों का मानना था कि इन भावनात्मक पहलुओं को और समय दिया जा सकता था। फिल्म अक्सर इन दृश्यों से जल्दी निकलकर फिर एक्शन या कॉमेडी की तरफ लौट जाती है। निर्देशक हरीश शंकर के काम की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी पहचान हमेशा से बड़े पर्दे पर हीरो को प्रभावशाली तरीके से पेश करना रही है। उस्ताद भगत सिंह में भी यही शैली साफ दिखाई देती है। फ्रेमिंग, कैमरा मूवमेंट, बैकग्राउंड स्कोर और संवाद सब मिलकर नायक की छवि को और बड़ा बनाते हैं। लेकिन कई समीक्षकों ने ये भी कहा कि निर्देशक ने अपनी पुरानी फिल्मों की सफल शैली को दोहराने की कोशिश ज़्यादा की, जबकि दर्शक अब कहानी कहने के नए तरीकों की भी उम्मीद करता है। एक और दिलचस्प पहलू फिल्म का विजुअल टोन है। सिनेमैटोग्राफी कई जगह काफ़ी आकर्षक दिखाई देती है। बड़े एक्शन दृश्यों में चौड़े फ्रेम, धूल, धुआं और हाई कंट्रास्ट लाइटिंग का इस्तेमाल फिल्म को सिनेमाई लुक देता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि यही विजुअल स्टाइल बार बार दोहराई गई, जिससे बाद के हिस्सों में उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। अगर कुछ दृश्यों को अधिक सरल और वास्तविक तरीके से शूट किया जाता तो उनके भावनात्मक असर में बढ़ोतरी हो सकती थी। संगीत की बात करें तो देवी श्री प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर कई जगह ऊर्जा ज़रूर पैदा करता है। खासकर नायक की एंट्री और बड़े टकराव वाले दृश्यों में संगीत थिएटर का माहौल बना देता है। लेकिन उनके पुराने यादगार एल्बमों की तुलना में इस फिल्म का संगीत उतनी गहरी छाप नहीं छोड़ पाया। कुछ गाने रिलीज के समय चर्चा में रहे, लेकिन लंबे समय तक लोकप्रियता हासिल नहीं कर सके। यही वजह थी कि कई दर्शकों ने महसूस किया कि फिल्म में एक ऐसा गीत या संगीत थीम नहीं है जो वर्षों बाद भी तुरंत याद आ जाए। रिलीज़ के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया भी दो हिस्सों में बंटी हुई दिखाई दी। पवन कल्याण के प्रशंसकों ने उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, संवाद और एक्शन की काफ़ी तारीफ की। थिएटर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जहां उनकी एंट्री पर दर्शक जश्न मनाते दिखाई दिए। दूसरी तरफ सामान्य दर्शकों और कई समीक्षकों ने कहा कि फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पटकथा है। उनका मानना था कि इतने बड़े कलाकार और बड़े विषय होने के बावजूद कहानी में वो नवीनता नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। क्रिटिक्स ने भी लगभग इसी दिशा में अपनी राय दी। अधिकांश समीक्षाओं में पवन कल्याण के अभिनय और स्क्रीन कमांड की सराहना की गई, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि फिल्म का लेखन अपेक्षाकृत कमज़ोर है। कई समीक्षकों ने लिखा कि फिल्म अपने सबसे मजबूत कलाकार का पूरा उपयोग नहीं कर पाती, क्योंकि कहानी बार बार पुराने फॉर्मूलों पर लौट आती है।
हालांकि कुछ समीक्षकों ने यह भी माना कि अगर कोई दर्शक पूरी तरह मास एंटरटेनमेंट की उम्मीद लेकर थिएटर जाता है तो उसे फिल्म के कई हिस्से मनोरंजक लग सकते हैं। कुल मिलाकर उस्ताद भगत सिंह उस तरह की फिल्मों का उदाहरण है जहां स्टार पावर और प्रस्तुति कहानी से ज़्यादा प्रभाव डालने की कोशिश करती है। अगर इसे एक गंभीर राजनीतिक थ्रिलर की तरह देखा जाए तो इसमें कई कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन अगर इसे एक पारंपरिक तेलुगु मास एंटरटेनर के रूप में देखा जाए जहां हीरो सबसे बड़ा आकर्षण होता है तो फिल्म अपने लक्ष्य का एक हिस्सा हासिल करती हुई नज़र आती है। यही कारण है कि इस फिल्म पर लोगों की राय अलग अलग रही। कुछ लोगों के लिए यह पवन कल्याण की दमदार वापसी जैसी लगी, जबकि कुछ के लिए यह एक ऐसी फिल्म रही जिसमें क्षमता तो बहुत थी, लेकिन पटकथा उस क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा सकी। भगत सिंह को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया पूरी तरह एक जैसी नहीं रही। पहले दिन थिएटरों के बाहर सबसे ज़्यादा उत्साह पवन कल्याण के प्रशंसकों में देखने को मिला। कई जगह सुबह के शो से पहले जश्न का माहौल था। बड़े कटआउट लगाए गए, पटाखे फोड़े गए और हीरो की पहली एंट्री पर थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठे। सोशल मीडिया पर भी शुरुआती घंटों में सबसे ज़्यादा चर्चा पवन कल्याण की स्क्रीन प्रेजेंस, उनके स्टाइल और दमदार डायलॉग्स की रही। फैंस का मानना था कि लंबे समय बाद उन्होंने अपने पसंदीदा स्टार को उसी मास अवतार में देखा जिसकी उन्हें काफ़ी समय से उम्मीद थी। हालांकि जैसे जैसे फिल्म ज़्यादा लोगों तक पहुंची, प्रतिक्रियाएं अलग अलग होने लगीं। जिन दर्शकों को पूरी तरह कमर्शियल एंटरटेनमेंट पसंद है, उन्होंने फिल्म के एक्शन सीक्वेंस, हीरो एलिवेशन और बड़े बड़े डायलॉग्स का आनंद लिया। उनके अनुसार फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष उसका मनोरंजन और पवन कल्याण का करिश्मा था। कई लोगों ने कहा कि अगर वे कहानी में ज़्यादा तर्क नहीं ढूंढते तो फिल्म उन्हें पर्याप्त मनोरंजन देती है। दूसरी ओर ऐसे दर्शक जो एक नई और मजबूत कहानी की उम्मीद लेकर थिएटर पहुंचे थे, वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखे। उनका कहना था कि फिल्म कई पुराने फॉर्मूलों पर निर्भर करती है और पटकथा में वो ताजगी नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कुछ लोगों को लगा कि फिल्म में राजनीति, अपराध, ड्रग्स और सामाजिक मुद्दों जैसे कई बड़े विषय तो शामिल किए गए हैं, लेकिन उन्हें गहराई से विकसित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप कहानी कई बार घटनाओं का संग्रह लगती है, न कि एक मजबूत और लगातार आगे बढ़ने वाली कथा। फिल्म की सबसे ज़्यादा तारीफ जिस बात के लिए हुई वो थी पवन कल्याण की स्क्रीन कमांड। यहाँ तक कि जिन दर्शकों ने फिल्म की आलोचना की, उनमें से भी कई लोगों ने माना कि उन्होंने अपने अभिनय और व्यक्तित्व के दम पर कई साधारण दृश्यों को भी प्रभावशाली बना दिया। उनकी कॉमिक टाइमिंग, एक्शन स्टाइल और आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन फैंस को पसंद आया। कई दर्शकों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फिल्म की सबसे बड़ी वजह पवन कल्याण ही है, क्योंकि कहानी अकेले उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाती। श्रीलीला को लेकर भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आईं। उनके डांस और ऊर्जा की सराहना हुई, लेकिन कई लोगों का मानना था कि उनके किरदार को और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था। कुछ दर्शकों ने महसूस किया कि उनका रोल मुख्य कहानी से पूरी तरह जुड़ नहीं पाता और वो अपेक्षाकृत सीमित रह जाता है। राशि खन्ना और अन्य सहायक कलाकारों के बारे में भी यही राय रही कि अभिनय अच्छा था, लेकिन पटकथा ने उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं दिए। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को लेकर अधिकांश दर्शकों की राय सकारात्मक रही। बड़े पर्दे पर फिल्माए गए कई दृश्य थिएटर अनुभव को ध्यान में रखकर बनाए गए थे और उनका असर भी वैसा ही दिखाई दिया। विशेष रूप से बड़े टकराव वाले दृश्यों में बैकग्राउंड स्कोर और कैमरा वर्क ने दर्शकों का ध्यान खींचा। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि फिल्म में स्लो मोशन और हीरो एलिवेशन का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा किया गया है, जिससे बाद के हिस्सों में उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। कॉमेडी को लेकर प्रतिक्रियाएं सबसे ज़्यादा बंटी हुई रहीं। कुछ दर्शकों को हल्के फुल्के दृश्य मनोरंजक लगे, जबकि कई लोगों ने महसूस किया कि हास्य कई जगह कहानी के प्रवाह को रोक देता है।
कुछ समीक्षाओं में यह भी कहा गया कि गंभीर घटनाओं के बीच अचानक आने वाले कॉमिक सीन फिल्म के भावनात्मक असर को कम कर देते हैं। संगीत के मामले में भी प्रतिक्रिया संतुलित रही। कुछ गानों को स्क्रीन पर पसंद किया गया, लेकिन बड़ी संख्या में दर्शकों का मानना था कि देवी श्री प्रसाद का ये एल्बम उनकी पिछली यादगार फिल्मों जितना प्रभावशाली नहीं है। बैकग्राउंड स्कोर को लेकर राय अपेक्षाकृत बेहतर रही, खासकर एक्शन दृश्यों में। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चा कई दिनों तक चलती रही। कुछ पोस्ट पूरी तरह प्रशंसकों के उत्साह से भरे थे, जबकि दूसरी तरफ कई लोगों ने कहानी और पटकथा पर सवाल उठाए। यही वजह रही कि फिल्म को लेकर इंटरनेट पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की राय एक साथ दिखाई दी। पवन कल्याण की कोई नई फिल्म रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस सिर्फ कमाई का आंकड़ा नहीं रहता, बल्कि वो एक बड़ा इवेंट बन जाता है। उस्ताद भगत सिंह के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिल्म की घोषणा से लेकर रिलीज तक लगातार चर्चा बनी रही। पवन कल्याण और निर्देशक हरीश शंकर की जोड़ी पहले भी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर दे चुकी थी, इसलिए ट्रेड एक्सपर्ट्स और दर्शकों दोनों की नज़र इस फिल्म के शुरुआती प्रदर्शन पर थी। रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग को अच्छा रिस्पांस मिला, खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, जहां पवन कल्याण का फैन बेस बेहद मजबूत माना जाता है। फिल्म 19 मार्च 2026 को उगादी के त्यौहार के आसपास रिलीज़ हुई। त्योहार का समय हमेशा बड़ी फिल्मों के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इस दौरान थिएटरों में दर्शकों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहती है। इसी वजह से ट्रेड विश्लेषकों को उम्मीद थी कि फिल्म पहले दिन शानदार शुरुआत करेगी। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने पहले दिन भारत में लगभग 34.75 करोड़ नेट का कारोबार किया, जो किसी भी फिल्म के लिए मजबूत ओपनिंग मानी जाती है। पहले दिन का प्रदर्शन ये भी दिखाता है कि पवन कल्याण की स्टार पावर आज भी टिकट खिड़की पर असर डालती है। कई थिएटरों में सुबह के शो लगभग हाउसफुल रहे और फैंस ने रिलीज़ को एक उत्सव की तरह मनाया। हालांकि पहले दिन की मजबूत शुरुआत किसी फिल्म की अंतिम सफलता की गारंटी नहीं होती। असली परीक्षा पहले वीकेंड के बाद शुरू होती है, जब शुरुआती उत्साह की जगह दर्शकों की राय और वर्ड ऑफ माउथ कमाई को प्रभावित करने लगते हैं। फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में अच्छा कारोबार किया, लेकिन इसके बाद इसकी कमाई की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार पहले सप्ताह के बाद फिल्म की दैनिक कमाई में स्पष्ट गिरावट देखने को मिली। इसका एक बड़ा कारण मिश्रित समीक्षाएं और दर्शकों की बंटी हुई प्रतिक्रिया मानी गई। जहां पवन कल्याण के प्रशंसक फिल्म को लगातार समर्थन देते रहे, वहीं सामान्य दर्शकों में फिल्म की कहानी और पटकथा को लेकर अलग अलग राय सामने आई। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फिल्म का प्रदर्शन भी एक जैसा नहीं रहा। सबसे मजबूत प्रदर्शन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आया, जहां पवन कल्याण की लोकप्रियता का सीधा असर टिकट बिक्री पर दिखाई दिया। इसके विपरीत अन्य राज्यों और हिंदी बेल्ट में फिल्म का प्रदर्शन अपेक्षाकृत सीमित रहा। विदेशों में भी फिल्म ने शुरुआती दिनों में कुछ बाज़ारों जैसे अमेरिका, यूएई और यूके में अच्छी शुरुआत की, लेकिन वहाँ भी लंबी दौड़ में कमाई स्थिर नहीं रह सकी। अंतिम कलेक्शन को लेकर अलग अलग ट्रेड वेबसाइटों पर कुछ अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए सकनिल के अनुसार फिल्म का कुल भारत नेट कलेक्शन लगभग 72.36 करोड़, भारत ग्रॉस लगभग 84.93 करोड़, ओवरसीज़ लगभग 11.85 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस लगभग 96.78 करोड़ रहा।
वहीं अन्य ट्रेड ट्रैकर्स के आंकड़ों में थोड़ा अंतर दिखाई देता है, इसलिए इन्हें अनुमानित ट्रेड आंकड़ों के रूप में ही देखना चाहिए। यही वजह है कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन का विश्लेषण करते समय सिर्फ कुल कमाई देखना पर्याप्त नहीं है। यह भी समझना ज़रूरी है कि फिल्म की शुरुआत और उसकी लंबी दौड़ में कितना अंतर रहा। उस्ताद भगत सिंह ने मजबूत ओपनिंग ज़रूर ली, लेकिन बाद के दिनों में वही गति बनाए नहीं रख सकी। ट्रेड विश्लेषकों का मानना है कि अगर फिल्म को सर्वसम्मति से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती तो इसकी लाइफ टाइम कमाई कहीं अधिक हो सकती थी। इसलिए बॉक्स ऑफिस के नज़रिए से फिल्म का सफ़र 2 हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई देता है। पहला हिस्सा जहां स्टार पावर ने रिकॉर्ड स्तर की शुरुआती भीड़ खींची। दूसरा हिस्सा जहां कंटेंट और वर्ड ऑफ माउथ ने आगे की कमाई तय की। यही कारण है कि फिल्म ने सम्मानजनक कलेक्शन तो किया, लेकिन शुरुआती उम्मीदों के मुकाबले उसका अंतिम प्रदर्शन कुछ विश्लेषकों को औसत लगा। फिल्म के बॉक्स ऑफिस सफ़र को समझने के लिए सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं है कि उसने कितने करोड़ रुपए कमाए। ये भी समझना ज़रूरी है कि फिल्म का बजट कितना था, उसे सफल माने जाने के लिए कितनी कमाई करनी थी, अलग अलग क्षेत्रों में उसका प्रदर्शन कैसा रहा और आखिर ट्रेड एक्सपर्ट्स ने उसके अंतिम नतीजे को किस नज़रिए से देखा। यही कारण है कि उस्ताद भगत सिंह का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन चर्चा का विषय बना रहा। सबसे पहले बजट की बात करें तो निर्माताओं ने फिल्म का आधिकारिक प्रोडक्शन बजट सार्वजनिक रूप से विस्तार से जारी नहीं किया। अलग अलग ट्रेड रिपोर्ट्स में अलग अलग अनुमान सामने आए। कई रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म का कुल बजट, जिसमें प्रोडक्शन, कलाकारों की फीस, तकनीकी खर्च और प्रचार प्रसार शामिल था, काफ़ी बड़ा माना गया। हालांकि इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, इसलिए किसी एक संख्या को अंतिम तथ्य नहीं माना जा सकता। बड़े स्टार, बड़े सेट, एक्शन सीक्वेंस और प्रचार अभियान को देखते हुए यह स्पष्ट था कि फिल्म को लाभ में आने के लिए मजबूत बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की ज़रूरत थी। रिलीज से पहले फिल्म के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक संकेत एडवांस बुकिंग थी। पवन कल्याण के प्रशंसकों ने बड़ी संख्या में पहले दिन के टिकट बुक किए। कई शहरों में सुबह के शो तेजी से भर गए। त्योहार का समय भी फिल्म के पक्ष में गया, क्योंकि छुट्टियों के दौरान परिवार और युवा वर्ग दोनों थिएटर पहुंचते हैं। ट्रेड विश्लेषकों का मानना था कि अगर शुरुआती 3 दिनों के बाद भी फिल्म को सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ मिलता तो यह साल की सबसे बड़ी कमर्शियल सफलताओं में शामिल हो सकती थी। पहले दिन की कमाई ने यही संकेत दिया कि दर्शकों में उत्साह मौजूद है। लेकिन बॉक्स ऑफिस का असली खेल पहले सोमवार से शुरू होता है। किसी भी बड़ी फिल्म के लिए शुरुआती भीड़ अक्सर स्टार की लोकप्रियता लेकर आती है, जबकि दूसरे सप्ताह तक टिके रहना फिल्म की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। उस्ताद भगत सिंह के साथ भी यही देखने को मिला। शुरुआती दिनों में टिकट बिक्री मजबूत रही, लेकिन बाद के दिनों में इसमें धीरे धीरे कमी आने लगी। ट्रेड सर्किल में इस गिरावट के कई कारण बताए गए। सबसे पहला कारण था मिश्रित प्रतिक्रिया। जहां फैंस फिल्म का समर्थन कर रहे थे, वहीं सामान्य दर्शकों की राय उतनी उत्साहित नहीं थी। कई लोगों ने कहा कि फिल्म में मनोरंजन तो है, लेकिन कहानी में वो नवीनता नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसी वजह से वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के पक्ष में पूरी तरह मजबूत नहीं बन पाया। बड़े बजट की फिल्मों के लिए सकारात्मक दर्शक प्रतिक्रिया लंबे समय तक कमाई बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा कारण प्रतिस्पर्धा भी रही।
किसी भी समय अगर थिएटरों में दूसरी नई फिल्में भी मौजूद हों तो दर्शकों का ध्यान बंट जाता है। ऐसे में हर फिल्म को अपनी गुणवत्ता के आधार पर टिके रहना पड़ता है। उस्ताद भगत सिंह ने शुरुआती बढ़त तो बनाई, लेकिन बाद के दिनों में उसे लगातार दर्शक जुटाने में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। क्षेत्रीय प्रदर्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना फिल्म के सबसे मजबूत बाजार रहे। इन राज्यों में पवन कल्याण की लोकप्रियता का सीधा असर टिकट बिक्री पर दिखाई दिया। कई थिएटरों में शुरुआती सप्ताहांत तक अच्छा ऑक्यूपेंसी स्तर बना रहा। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में उनका फैन बेस अपेक्षाकृत छोटा है, वहाँ फिल्म का प्रदर्शन उतना मजबूत नहीं रहा। इससे यह स्पष्ट हुआ कि फिल्म की कमाई काफ़ी हद तक अपने मुख्य बाज़ारों पर निर्भर थी। ओवरसीज़ मार्केट में भी फिल्म को शुरुआती रुचि मिली। विशेष रूप से तेलुगु दर्शकों वाले क्षेत्रों में पहले सप्ताहांत तक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि विदेशों में भी फिल्म की लंबी दौड़ सीमित रही। इसका कारण वही था जो घरेलू बाजार में देखा गया। शुरुआती उत्साह के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया पूरी तरह एकमत नहीं रही। ट्रेड विश्लेषकों ने यह भी कहा कि फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी ओपनिंग थी। बहुत कम फिल्मों को पहले दिन इतना मजबूत समर्थन मिलता है, लेकिन किसी फिल्म की सफलता का अंतिम निर्णय केवल ओपनिंग डे से नहीं होता। अगर शुरुआती कमाई के बाद हर सप्ताह गिरावट नियंत्रित रहे, तभी फिल्म लंबे समय तक सिनेमाघरों में टिकती है। उस्ताद भगत सिंह के मामले में गिरावट अपेक्षाकृत तेज मानी गई। एक दिलचस्प बात यह भी रही कि सोशल मीडिया ने फिल्म की कमाई पर असर डाला। रिलीज़ के पहले दिन से ही इंटरनेट पर दो तरह की राय सामने आने लगी। एक तरफ प्रशंसक फिल्म के एक्शन, संवाद और पवन कल्याण की स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ कर रहे थे। दूसरी तरफ कई दर्शक कहानी की आलोचना कर रहे थे। आज के समय में सोशल मीडिया पर बनने वाली शुरुआती राय टिकट बिक्री को प्रभावित करती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी फिल्म नहीं देखी होती। इसलिए मिश्रित ऑनलाइन प्रतिक्रिया भी बॉक्स ऑफिस के सफ़र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। फिल्म के अंतिम कलेक्शन को देखते हुए कुछ ट्रेड विशेषज्ञों ने इसे औसत प्रदर्शन कहा, जबकि कुछ ने इसे सम्मानजनक लेकिन उम्मीद से कम माना। इसका मुख्य कारण यही था कि रिलीज से पहले फिल्म से बहुत ऊंची अपेक्षाएं थीं। जब किसी बड़े स्टार की फिल्म आती है तो तुलना अक्सर उनकी पिछली बड़ी सफल फिल्मों से की जाती है। इसी वजह से फिल्म का मूल्यांकन केवल उसके कुल कलेक्शन से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी अपेक्षाओं के आधार पर भी किया गया। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि बॉक्स ऑफिस सफलता सिर्फ थिएटर टिकटों से तय नहीं होती। आज फिल्मों की कमाई में डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार, सैटेलाइट अधिकार, संगीत अधिकार और अन्य लाइसेंसिंग सौदे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इन सौदों की पूरी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि फिल्म ने कुल मिलाकर लाभ कमाया या नुकसान उठाया, जब तक निर्माता स्वयं आधिकारिक जानकारी साझा न करें। अंत में कहा जा सकता है कि उस्ताद भगत सिंह का बॉक्स ऑफिस सफ़र एक दिलचस्प उदाहरण है। इसने साबित किया कि स्टार पावर मजबूत ओपनिंग दिला सकती है, लेकिन लंबी अवधि की सफलता के लिए कहानी, पटकथा और दर्शकों की लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया भी उतनी ही ज़रूरी होती है। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अपने स्टार की लोकप्रियता का पूरा लाभ उठाया,
लेकिन बाद के सप्ताहों में मिश्रित प्रतिक्रिया के कारण उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। यही कारण है कि ट्रेड जगत में इसे ऐसी फिल्म माना गया जिसने जोरदार शुरुआत की, सम्मानजनक कमाई की, लेकिन रिलीज से पहले जो विशाल उम्मीदें उससे जुड़ी थीं उन्हें पूरी तरह हासिल जब नहीं कर उस्ताद सकी। भगत सिंह पहली बार घोषणा हुई तब इस फिल्म का नाम बवदियोडु भगत सिंह था। उस समय फैंस को लगा था कि यह एक अलग तरीके की फिल्म होगी, लेकिन जैसे समय बीतता गया प्रोजेक्ट में कई बदलाव होते गए। बाद में फिल्म का नाम बदलकर उस्ताद भगत सिंह कर दिया गया, जिससे साफ संकेत मिला कि निर्माता इसे एक बड़े मास एंटरटेनर के रूप में पेश करना चाहते हैं। हालांकि घोषणा के तुरंत बाद फिल्म की शूटिंग लगातार नहीं हो सकी। शुरुआती चरण में केवल एक छोटा शूटिंग शेड्यूल पूरा हुआ है और यह प्रोजेक्ट लंबे समय तक रुका रहा। इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें पवन कल्याण की राजनीतिक जिम्मेदारियां और निर्देशक हरीश शंकर की अन्य प्रतिबंध शामिल हैं। निर्माता नवीन येरनेनी के अनुसार वास्तविक गति से शूटिंग 2025 में दोबारा शुरू हुई थी। पापा हैं। उसके बाद फिल्म के तेजी से पूरा किया गया। इस फिल्म के निर्माण का सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ कहानी या तकनीकी काम नहीं था, बल्कि पवन कल्याण का व्यस्त कार्यक्रम था। उस समय वह सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी थे, इसलिए शूटिंग का हर दिन पहले से तय योजना के अनुसार आयोजित किया पड़ा है। निर्माता ने एक प्रेस मीट में बताया कि पवन कल्याण ने कई बार लगातार 24 घंटे से 48 घंटे तक शूटिंग की ताकि फिल्म का काम समय पर पूरा हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि अभिनेता ने फिल्म के लिए असाधारण समर्पण दिखाया है और शुरुआत में लिए गए एक नाम मात्र अग्रिम भुगतान के बाद अतिरिक्त परिश्रम ने नहीं लिया। यह दावा निर्माता की ओर से सार्वजनिक रूप से किया था। निर्देशक हरीश शंकर के लिए यह एक बेहद खास था। लगभग 14 साल बाद उन्होंने फिर से पवन कल्याण के साथ काम करने का मौका मिला। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी कोशिश थी कि दर्शकों को पवन कल्याण का ऐसा रूप देखने को मिले जो पिछले कई वर्षों से बड़े पर्दे पर दिखाई नहीं दिया था। उनका फोकस सिर्फ एक्शन पर ही नहीं बल्कि कल्याण की सहज मुस्कान, कॉमिक टाइमिंग और पुराने दौर की ऊर्जा को वापस लाने का था। यही वजह है कि फिल्म के कई हल्के फुल्के दृश्य विशेष रूप से इसी सोच के साथ डिजाइन किए गए। फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन भी काफी मेहनत की गई। प्रोडक्शन डिजाइनर आनंद सई ने बताया कि फिल्म के लिए 15 से भी ज्यादा बड़े सेट तैयार किए गए। इनमें पुलिस स्टेशन, मंदिर, कार्निवल सेट, सड़क, अस्पताल, एक परिव्यक्त चर्चा, गुफा के अंदर झरने वाला सेट, जंगल जैसा इलाका और हीरोइन के हॉस्टल जैसा एक विशाल सेट शामिल था। उनका उद्देश्य था कि हर लोकेशन का अपना अलग रंग और पहचान हो ताकि फिल्म विजुअली बड़ी और रंगीन लगे। दिलचस्प बात
निर्देशक ने सिर्फ वास्तविक लोकेशनों पर निर्भर रहने के बजाय कई महत्वपूर्ण दृश्यों के लिए सेट बनाए। इसका फायदा यह हुआ कि कैमरा मूवमेंट, एक्शन और लाइटिंग पर टीम का पूरा नियंत्रण रहा। बड़े एक्शन सीक्वेंस के दौरान सेट का इस्तेमाल करने से शूटिंग अधिक व्यवस्थित तरीके से की जा सकी। यही कारण है कि फिल्म के कई दृश्य आकर और प्रस्तुत के लिहाज से काफी भव्य दिखाई देते हैं। तकनीकी टीम भी काफी अनुभवी थी। सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी आयनका बोस ने संभाली, जबकि एडिटिंग कार्तिक श्रीनिवास ने की थी। संगीत देवी श्री प्रसाद ने तैयार किया और बैकग्राउंड स्कोर पर एस थमन ने काम किया। इस तरह फिल्म के लगभग हर प्रमुख सीन विभाग ने अनुभवी लोगों को शामिल किया गया था। फिल्म के प्रचार अभियान के दौरान एक छोटा सा विवाद भी हुआ। प्री रिलीज कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें अभिनेत्री श्रीलीला के एक पल को गलत संदर्भ में पेश किया गया था। बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया कि जिसमें वीडियो को गलत तरीके से समझा गया और वास्तविक स्थिति उससे बिल्कुल अलग थी। इसके बाद यह मामला शांत हो गया। फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन भी तेजी से पूरा किया गया। निर्माता के अनुसार शूटिंग समाप्त होने के बाद डबिंग, बैकग्राउंड स्कोर और अन्य तकनीकी कार्य निर्धारित समय पर पूरे किए गए, ताकि फिल्म अपनी तय रिलीज डेट पर सिनेमाघरों में पहुंच सके। फिल्म के निर्माण के दौरान एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई थी, जिसे सिर्फ शूटिंग पूरा करना ही नहीं था, बल्कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के समय पर रिलीज के लिए तैयार करना था। जब किसी फिल्म में एक सुपरस्टार, बड़े पैमाने का एक्शन, कई सेट और सैकड़ों तकनीशियन शामिल होते हैं, तो वो हर दिन की योजना पहले से तय करनी पड़ती है। उस्ताद भगत सिंह की टीम ने भी इसी तरीके का काम किया। निर्माता और दर्शक ने कई इंटरव्यू में बताया कि शूटिंग शेड्यूल को पवन कल्याण की उपलब्धता के अनुसार बार बार समायोजित करना पड़ा, क्योंकि उस समय उनकी राजनीतिक जिम्मेदारियां भी थी। इसीलिए फिल्म यूनिट को कई बार कम समय में भी ज्यादा काम पूरा करना पड़ा। यही वजह थी कि जब भी अभिनेता सेट पर मौजूद होता, पूरी यूनिट पहले से तैयार रहती, ताकि समय का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की तैयारी पर भी काफ़ी मेहनत की गई थी। किसी भी बड़े मास एंटरटेनर में एक्शन सिर्फ लड़ाई नहीं होती, बल्कि वह हीरो की छवि बनाने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। इसके लिए हर बड़े फाइट सीन से पहला कैमरा टीम, स्टंट टीम, आर्ट डिपार्टमेंट, लाइटिंग विभाग मिलकर लंबे समय तक तैयारी करते हैं। पहले पूरे दृश्य की ब्लॉकिंग की जाती है, फिर कैमरा एंगल तय होता है और उसके बाद स्टंट का रिहर्सल होता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कलाकार सुरक्षित रहें और दृश्य स्क्रीन पर प्रभावशाली दिखाई दें। फिल्म में कई बड़े एक्शन सेट हैं। इसी तरह कई दिनों की तैयारी के बाद शूटिंग किए गए
उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी में विस्तृत स्टंट बैकग्राउंड साझा नहीं किया गया, लेकिन निर्माताओं ने फिल्म को बड़े पैमाने पर एक्शन एंटरटेनर बताया है। कॉस्ट्यूम डिजाइन पर भी बहुत विशेष ध्यान दिया गया। पवन कल्याण का पुलिस अधिकारी वाला लुक पहले पोस्टर की से ही चर्चा में आ गया था। एक मास हीरो की वेशभूषा सिर्फ कपड़े से नहीं होती, बल्कि उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। इसके लिए यूनिफॉर्म की फिटिंग, जूते, बेल्ट, घड़ी, सनग्लासेस और यहाँ तक कि दाढ़ी और हेयर स्टाइल तक का भी विस्तार से काम किया गया। उद्देश्य यह था कि किरदार मजबूत, आत्मविश्वासी और यादगार लगे। फिल्म के प्रचार के दौरान यही लुक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया और पोस्टर, टीजर तथा ट्रेलर में भी इसी छवि की प्रमुखता रखी गई। प्रचार अभियान भी फिल्म के निर्माण का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। आज के समय में फिल्म सिर्फ अच्छी बनाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि दर्शकों तक उसकी सही मार्केटिंग पहुंचाना भी ज़रूरी होता है। उस्ताद भगत सिंह के लिए पोस्टर रिलीज, मोशन पोस्टर, टीजर, ट्रेलर, गानों की रिलीज और प्री रिलीज इवेंट को चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म के आधिकारिक हैंडल लगातार सक्रिय रहे और एक नए अपडेट के साथ फैंस की उत्सुकता बनाए रखने की कोशिश की गई है। यह रणनीति लगभग हर एक दक्षिण भारतीय फिल्म अपमानित है, क्योंकि शुरुआती चर्चा बॉक्स ऑफिस ओपनिंग से भी प्रभावित होती है। दिलचस्प बात यह भी रही कि फिल्म के प्रचार में सिर्फ कहानी पर जोर नहीं दिया गया। अधिकांश प्रचार सामग्री में पवन कल्याण की स्क्रीन प्रेजेंस, उनका स्टाइल, उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्शन में प्रमुखता से दिखाया गया। इससे साफ संकेत मिलता है कि निर्माता जानते थे कि फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण उसका अभिनेता है। यही वजह थी कि टीजर और ट्रेलर में भी यही दर्शाया गया है। बजाय हीरो के मास मोमेंट पर अधिकतम फोकस किया गया है। यह रणनीतिक व्यवसायिक दृष्टि से समझ आती है, क्योंकि पवन कल्याण का बड़ा प्रशंसक वर्ग उन्हीं तत्वों को देखने के लिए उत्साहित रहता है। तकनीकी स्तर पर पोस्ट प्रोडक्शन भी किसी बड़े प्रोजेक्ट का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। शूटिंग पूरी होने के बाद एडिटिंग, डबिंग, विजुअल इफेक्ट, साउंड डिज़ाइन, कलर ग्रेडिंग, बैकग्राउंड स्कोर जैसे कई चरणों में फिल्म गुजरती है। उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार टीम ने इन सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमाओं के भीतर पूरा करने की कोशिश की है, ताकि रिलीज डेट प्रभावित ना हो। बड़े बजट की फिल्मों में पोस्ट प्रोडक्शन भी कई बार शूटिंग जितना ही लंबा होता है, जटिल होता है, क्योंकि अंतिम अनुभव काफी हद तक इसी चरण पर निर्भर होता है। फिल्म की रिलीज के बाद हरिशंकर ने कई इंटरव्यू में दिया, जिन्होंने उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता एक ऐसे कमर्शियल एंटरटेनर बनाना था जिसे बड़े पर्दे पर सामूहिक रूप से दिखाने का आनंद मिले। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पवन कल्याण से व्यक्तित्व के उन पहलुओं को सामने लाने की कोशिश की है जो दर्शकों को उनकी शुरुआती सफल फिल्मों की याद दिलाता है। हालांकि फिल्म को मिली मिश्रित प्रक्रिया के बाद उन्होंने दर्शकों की राय का सम्मान किया और स्वीकार किया कि हर फिल्मों से लोग एक अलग ही उपेक्षा रखते हैं और इसी में लोगों ने अपनी पूर्ण रूप से अपने
इस फिल्म को अपनाया है, जो दर्शकों के बीच में एक अलग ही जगह बनाती है और ये पिक्चर लोगों को हिट करती है। उस्ताद भगत सिंह तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का रन टाइम करीब 2 घंटे 31 मिनट का है। यह फिल्म मैत्री मूवी मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है और इसे हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का कहानी दरअसल 2026 की तमिल हिट फिल्म थेरी की रीमेक है, लेकिन इसे एकदम अलग अंदाज में पेश किया गया है, जिसमें पवन कल्याण की मौजूदगी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और हिंदुत्व की झलक साफ नजर आती है। फिल्म का नाम उस्ताद भगत सिंह है, लेकिन असली भगत सिंह का इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म में भगत सिंह का नाम सिर्फ एक किरदार को दिया गया है, जो एक स्कूल हेड मास्टर से प्रेरित है, जिसका अपना नाम भगत सिंह रख लिया है। लेकिन जिस भगत सिंह को हम जानते हैं, वो क्रांतिकारी, तर्कवादी और नास्तिक था। उसका इस फिल्म से कोई भी जिक्र नहीं है। फिल्म का जॉनर एक्शन ड्रामा और इसे सीबीसी ने स्ट्रॉन्ग ब्लडिंग वायलेंस, इंजरी डिटेल और ड्रग मिसयूज के लिए 16+ सर्टिफिकेट दिया है, यानी यह बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। फिल्म उस्ताद भगत सिंह का कास्ट एकदम दमदार का है। पवन कल्याण, श्रीलीला और राशि खन्ना इस फिल्म की हीरोइन है। राशि खन्ना ने श्लोका किरदार निभाया है, और जो एक ब्रेकअप के बाद इमोशनल डिस्टेंस से गुजर रही है। एक लड़की और एक नल्लम्मा माला फास्ट खुद को ढूंढ रही है। श्रीलीला ने को एक रेडियो जॉकी और पवन कल्याण की लव इंटरेस्ट का किरदार निभाया है, लेकिन इन दोनों ही किरदारों को बहुत सही तरीके से लिखा गया है। राशि खन्ना का किरदार तो फिल्म के दूसरे हाफ में पूरी तरह गायब ही हो जाता है। आर पार्थिबन ने इस फिल्म के मुख्य विलेन नल्ला नागप्पा का किरदार निभाया है। नागप्पा एक भ्रष्ट नेता है, जो इस्लामिक आतंकी नेटवर्क की मदद से राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। के.एस. रविकुमार ने पवन कल्याण के गुरु और मुख्यमंत्री का किरदार निभाया है। गौतमी, आशुतोष राणा, नवाब शाह और मंगती श्रीनाथ ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म उस्ताद भगत सिंह को हरीश शंकर ने डायरेक्ट किया है और इसे मैत्री मूवी मेकर्स नवी यननी और यलमचली रविशंकर ने प्रोड्यूस किया है। हरीश शंकर ने इस फिल्म को अपने फॉर्मूले पर बनाया है। एक हीरो, एक बड़ा विलेन, एक फॉरेस्ट बैकड्रॉप और बीच बीच में डायलॉग्स और गाने। लेकिन इस बार उन्होंने इसमें एक और चीज डाल दी है, हैवी पॉलिटिकल मैसेजिंग। फिल्म को 5 लेखकों को टीम ने लिखा है। रत्ना कुमार, अश्विनी रविचंद्रन, राहुल राज, टी.एस. गोपी कृष्णन और कारण अरविंद कुमार। लेकिन कहानी इतनी कमजोर और बिखरी हुई है, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सबसे पहले किरदार लिखे हैं, फिर मैसेज डाले हैं और अंत में कहानी को जोड़ने की कोशिश की है। फिल्म की टेक्निकल स्टाफ भी काफ़ी मज़ेदार है। देवीश्री प्रसाद ने गाने कंपोज किए हैं, जबकि थमानेस ने बैकग्राउंड स्कोर किया है। आया नाका सिनेमाटोग्राफर संभाली है और कार्तिक श्रीनिवास ने एडिटिंग की है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस्ताद भगत सिंह के पूरी कहानी की। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है नलमाला
फॉरेस्ट से, जहाँ एक अनाथ लड़का रहता है और क्रांतिकारी साहित्य पढ़ता है। खासकर भगत सिंह के बारे में। एक स्कूल हेडमास्टर उसे गोद लेता है और उसका नाम भगत सिंह रखता है। ये हेडमास्टर बाद में राज्य का मुख्यमंत्री बनता है और भगत सिंह उसे अपना गुरु मानता है। फिल्म का पहला हाफ काफी अजीब और गरीब बिखरा हुआ था। पवन कल्याण जंगल में गाइड का काम करते हैं। वहीं श्लोका नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आती है। श्लोका एक ब्रेकअप से गुजरी होती है और वह उस तनाव से बाहर निकलना चाहती है। पवन कल्याण थेरेपी को बेकार बताते हैं, अपने तरीके से उसे समझाते हैं। इसी बीच श्लोका का एक दोस्त श्रीलीला के किरदार भी आती है, जो एक रेडियो जॉकी और पवन कल्याण से प्यार करने लगती है। इसी दौरान मुख्यमंत्री का बेटा जंगल के एक प्राइवेट पार्टी करने आता है। अचानक पवन कल्याण उस लड़के को अगवा कर लेते हैं और उसे जंगल में छिपा देते हैं। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री पुलिस के पास जाने के बजाय एक मिलिटेंट ग्रुप से मदद मांगते हैं। यह सब इतना बेतुका और अतार्किक है कि दर्शक सोचते रह जाते हैं आखिर क्यों हुआ। फिल्म का ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है पवन कल्याण असल में एक आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने पूरी योजना एक बड़े कॉन्स्पिरेंसी को उजागर करने के लिए बनाई है। यह क्या कॉन्स्पिरेंसी है? ड्रग ट्रैफिकिंग, आतंकवाद और एक बड़ा पॉलिटिकल षड्यंत्र। विलन नाला नगप्पा एक भ्रष्ट नेता है जो इस्लामिक आतंकियों की मदद से राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। आतंकी उसे जनसंख्या बदलाव और मुख्यमंत्री इफ्लेक्टेशन के जरिए सत्ता दिलाने की कोशिश करते हैं। यानी फिल्म एक बड़े पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में बदल जाती है, जहां मुस्लिम समुदाय को जनसंख्याई खतरा और सुरक्षा जोखिम के रूप में दिखाया गया है। फिल्म के दूसरे हाफ में पवन कल्याण पुराने शहर में जाते हैं, जहां उन्हें एक मुस्लिम इलाके में बोट्टू तेलुगु तिलक लगाकर घुसने से रोका जाता है, यह दिखाने के लिए कि वह मुसलमान हिंदुओं पर हमला करते हैं। यह सीन आलोचकों को बहुत बहुत नागवार गुजरा, क्योंकि यह पूरे हैदराबाद के पुराने शहर को एक आतंकी अड्डा के रूप में पेश करता है। इस सीन को सीबीएफसी के लिए क्लियरेंस नहीं मिलता, यह एक बड़ा सवाल था। फिल्म के क्लाइमैक्स में पवन कल्याण सभी विलन्स को खत्म करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर और जय माता के नारे लगाते हैं और फिल्म के अंत में एक मोटा रेफरेंस आता है, जहां सीधे तौर पे पवन कल्याण के राजनीति में आने का जिक्र किया जाता है। फिल्म के गाने देवीश्री प्रसाद ने कंपोज किए हैं। देवीश्री प्रसाद और हरिशंकर पवन कल्याण की जोड़ी ने गब्बर सिंह और कैव्यू केक्का जैसे हिट गाने दिए हैं, लेकिन इस बार उनके गाने भी उस मानों को पूरी तरह नहीं कर पाते। हालांकि फिल्म में कुछ हाई एनर्जी डांस नंबर है जो स्क्रीन पर तो ठीक लगते हैं, लेकिन वे उतने यादगार नहीं हैं। बैकग्राउंड स्कोर थमानेस का था, जिन्होंने पवन कल्याण के ऑन स्क्रीन और बढ़ाने के लिए डेसिबल्स को काफ़ी ऊपर उठा लिया है, लेकिन यह बैकग्राउंड स्कोर बहुत ज़्यादा शोरगुल वाला और पुराने ज़माने का लगता है। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस की, क्योंकि यह फिल्म कहानी में फ्लॉप रही। वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी इतना कोई चमत्कार नहीं दिखाया गया। उस्ताद भगत सिंह का बजट लगभग 150 करोड़ रुपए था, लेकिन फिल्म ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में कुल 97 करोड़ ही कमा पाए। यानी फिल्म में कुल बजट का 48% रिकवर किया और 87%
रुपए नुकसान हुआ। फिल्म ने पिछले दिन ही 24 करोड़ का कमाई की, जो कि एक अच्छी ओपनिंग थी। लेकिन इसके बाद फिल्म का कलेक्शन बुरी तरह गिर गया। दूसरे दिन 9 करोड़, तीसरे दिन 9.10 करोड़ और फिर धमाकड़ से 2 करोड़। फिर गिरावट बड़ी बेहद शर्मनाक हो गई। यह फिल्म कोविड के दौरान पवन कल्याण की सबसे कम कमाई करने वाली से एक फिल्म बन गई। उनकी पिछली फिल्मों की तुलना दे कॉल मी ओजी ने 300 करोड़, श्री भीम मल्ला नायक ने 160 करोड़, हरिहर वीर मल्लू ने 117 करोड़ और ब्रो ने 114 करोड़ कमाए थे। लेकिन उस्ताद भगत सिंह ने सिर्फ 100 करोड़ को भी नहीं छू पाई। बात करेंगे कुछ ऐसी बातें। तो सबसे पहली सबसे बड़ी बात, इस फिल्म का शीर्षक और उसकी असली प्रेरणा। फिल्म का नाम उस्ताद भगत सिंह है, लेकिन इसका असली भगत सिंह से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म में भगत सिंह का नाम सिर्फ एक किरदार को दिया गया है, जो एक स्कूल हेडमास्टर से प्रेरित होकर रखा गया है। लेकिन जिस भगत सिंह को हम जानते हैं, वो एक अलग तरीके के क्रांतिकारी थे। और फिल्म की कहानी असल में 2016 की तमिल हिट फिल्म थेरी से प्रेरित मानी जा रही है। लेकिन निर्देशक हरिशंकर ने साफ किया कि सीधी रीमेक नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे पूरे तरह बदल दिया और मास एंटरटेनर के रूप में पेश किया गया है। वो कहते हैं कि पहले उन्होंने एक लव स्टोरी प्लान की थी, फिर रीमेक का विचार आया, लेकिन अंत में उन्होंने एक पूरी तरह का नई मास स्क्रिप्ट लिख दी। इस फिल्म की घोषणा 9 सितंबर 2021 को भवदीय भगत सिंह नाम से की गई थी, यानी फिल्म को बनाने में करीब 5 साल लग गए। दिसंबर 2022 में इसका नाम बदलकर उस्ताद भगत सिंह रख दिया गया। फिल्म का मुहूर्त 11 दिसंबर को निकला। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 5 अप्रैल 2023 को शुरू हुई। पहले शेड्यूल में हैदराबाद के एल्युमिनियम फैक्ट्री में एक पुलिस स्टेशन बनाया गया। फिर कई बार फिल्म रुकी क्योंकि पवन कल्याण ने हरिहर वीर मल्लू और ओजी जैसी फिल्में पूरी की। और सबसे बड़ी बात जून 2025 में थी, जब पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए। तब भी उन्होंने फिल्म की शूटिंग जारी रखी। निर्देशक हरीश शंकर ने खुलासा किया कि पवन कल्याण शूटिंग के दौरान सुबह मंगलागिरी में कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते थे, फिर शाम को हैदराबाद लौटकर देर रात तक की शूटिंग करते थे। बिना किसी आराम के शूटिंग दिसंबर तक चली और जनवरी 2026 में डबिंग का काम शुरू हुआ। कास्टिंग की बात करें तो ऋषि खन्ना ने इस फिल्म के लिए बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही साइन कर दिया था। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने यह फिल्म इसीलिए साइन की थी क्योंकि इसमें पवन कल्याण सर थे। वह साक्षी वेद की रिप्लेसमेंट हैं, जिन्हें पहले यह रोल ऑफर किया गया था। श्रीलीला को शुरू में फीमेल लीड के रूप में कास्ट किया गया था। फिल्म में गौतमी, आशुतोष राणा, नवाब शाह, BS अविनाश जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में थे। फिल्म के गाने देवी श्री प्रसाद ने कंपोज किए गए थे, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर तमन एस ने किया था, क्योंकि देवी श्री प्रसाद ने शेड्यूल ने काम पूरा नहीं होने दिया और उनकी तारीख मैच
फिल्म पहले 26 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर यह फिल्म 19 मार्च को ही रिलीज कर दी गई। वजह थी कि यश की टॉक्सिक के टलने के बाद 19 मार्च की तारीख खाली हो गई और 19 मार्च को उगादी थी और अगले दिन रमजान था, यानी छुट्टियों का मौका था। फिल्म की डिजिटल स्ट्रीमिंग की राइट्स की बात करें तो पहले अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के पास थे, लेकिन बाद में नेटफ्लिक्स को ट्रांसफ़र हो गए। रिलीज के पहले दिन ही फिल्म का एक रॉक वेबसाइट पर लीक हो गई थी। तेलुगु फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एंटी पायरेसी सेल और साइबर क्राइम्स अधिकारियों ने इसकी शिकायत दर्ज की, लेकिन पायरेसी के दौरान वाले रुकथाम को रोका नहीं जा सकता। इससे फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी काफ़ी असर पड़ा। इसका संभावित नुकसान 6 से 7 करोड़ रुपए का था। फिल्म में 3 अलग अलग टाइमलाइन हैं, 24 साल पहले, 6 साल पहले और वर्तमान। ये थ्योरी की स्ट्रक्चर है और भी क्लाइमेक्स बनाता है। सबसे पहले टेस्ट में आतंकी फैजल असल में रॉ ऑफिसर अजाज खान निकलता है, जो गहरे अंडरकवर में था। मुख्य विलेन नल्ला नागप्पा क्लाइमेक्स में हीरो के हाथों नहीं मरता, बल्कि खुदकुशी कर लेता है। सीएम चंद्रशेखर राव की हत्या असल में एक स्ट्रेटेजिक डिसअपियरेंस थी। वह जिंदा हैं और सुरक्षित हैं, बस वह छुपाए गए थे। यह पूरी क्लाइमेक्स को एक कैलकुलेटेड रिस्क बताया गया है, जो हीरो को मोरली क्लीन रखता है और सीक्वल का रास्ता भी खोलता है। फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दिया। फिल्म भारत माता की जय और ऑपरेशन सिंदूर जैसे नारे लगे। पुराने शहर को एक आतंकी अड्डा के रूप में दिखाया गया है, जहां बाटू लगाने पर हमला होता है। फिल्म मुस्लिम इफ्लेक्शन और जनसंख्या बदलाव की बातें की गई हैं, जो बीजेपी की रेटोरिक से मेल खाती है। निर्देशक ने कहा कि वह ट्रोल्स की परवाह नहीं करते और रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हैं, लेकिन गाली गलौज और भावनात्मक हमलों को ब्लॉक कर देते हैं। शूटिंग का लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफर। इस फिल्म की घोषणा 2021 में हुई थी, लेकिन करीब 5 साल लग गए इसे बनने में, रिलीज होने में। पहले शेड्यूल में हैदराबाद के एल्युमिनियम फैक्ट्री में पुलिस स्टेशन के रूप में हुए, जिसमें पहले शेड्यूल में 8 दिनों तक की शूटिंग चली, जिसमें 1000 से ज़्यादा कलाकारों और कई बच्चों के साथ हाई वोल्टेज एक्शन सीन शूट किए गए। इन एक्शन सीन्स को राम लक्ष्मण की स्टंट टीम ने डिज़ाइन किया था। पहले शेड्यूल में ही रोमांस और एंटरटेनमेंट से भरे सीन्स भी शूट किए गए थे। यही वजह थी कि पवन कल्याण की अलग फिल्मों की कमिटमेंट्स उन्होंने हरिहर वीर, मल्लू ओजी और दे कॉल मी ओजी जैसे फिल्मों को पूरा किया था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब जून 2025 को पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए। एक्टर और डिप्टी सीएम की डबल ड्यूटी को संभालना बेहद मुश्किल था, लेकिन पवन कल्याण ने इसे बेहद ही प्रभावशाली तरीके से निभाया। पवन कल्याण की डेडिकेशन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह सुबह मंगलागिरी में कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते थे, लेकिन फिर शाम को हैदराबाद लौटकर देर रात तक फिल्म की शूटिंग करते थे।
निर्देशक हरीश शंकर ने खुद इस बात की पुष्टि की और कहा कि पवन कल्याण बिना किसी आराम के, बिना किसी शिकायत के पूरी शिद्दत के साथ शूटिंग करते हैं। यह उनके काम के प्रति समर्पण और जुनून को दर्शाता है। प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स ने भी सोशल मीडिया पर इस बात की तारीफ करते हुए लिखा कि डिप्टी सीएम की जिम्मेदारियां और हरिहर वीर मल्लू के प्रमोशन के बावजूद पवन कल्याण ने बहुत तेजी से शूटिंग की। क्लाइमैक्स को नवाकांता मास्टर ने डिजाइन किया है, जो एक जाने माने स्टंट कोरियोग्राफर है। यह सीन हाई वोल्टेज एक्शन और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण है। क्लाइमैक्स की शूटिंग जून से जुलाई 2025 तक हैदराबाद में चली और 28 जुलाई 2025 को इसका रैप अप हो गया। जब मेकर्स ने यह घोषणा की तो उन्होंने एक बीटीएस तस्वीर भी शेयर की, जिसमें हरीश शंकर पवन कल्याण को डायरेक्ट करते हुए दिखते हैं। इसी पोस्ट में उन्होंने लिखा, एक इलेक्ट्रिक फाइंडिंग क्लाइमैक्स जो इमोशन और एक्शन से भरा हो, मास्टर की देखरेख में रैप किया जाता है। जून 2025 को एक और बहुत बड़ा मोमेंट आया जब मेकर्स ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें पवन कल्याण शूटिंग सेट की एंट्री करते हैं। इस वीडियो में वो अपने किरदार के ट्रेडमार्क लुक में नजर आ रहे थे, काला चश्मा, स्कार्फ के साथ, जो उसकी मास स्क्रीन प्रेजेंस को दिखाता है। उन्हें क्रू के साथ बात करते और एक हाई एनर्जी एक्शन सीन्स की तैयारी करते देखा गया है। उस वीडियो में एक गन के साथ उनका अंदाजा इतना कमाल का था कि वह तुरंत वायरल हो गया। इस वीडियो के रिलीज होते ही फैंस में उत्सुकता और भी बढ़ गया, क्योंकि पवन कल्याण और हरीश शंकर की जोड़ी ने गब्बर सिंह में इतिहास रच दिया और अब 14 साल बाद फिर से वो साथ आए हैं। श्रीलीला ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो क्रू मेंबर ने अपने बचपन की फोटो वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। श्रीलीला सेट पर अब सबसे प्यारा वेलकम बताया। राशि खन्ना ने भी फिल्म के सेट से बीटीएस तस्वीर शेयर की और एक और दिलचस्प बात, फिल्म के दूसरे गाने और की शूटिंग फरवरी 2026 को एक बीटीएस तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें पवन कल्याण गाने के शूट के दौरान दिखे। इस पोस्ट में कहा गया और से रोशन पावर स्टार कल्याण और कल्ट कैप्टन हरीश शंकर, ये गाना 22 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ। इन सिम बीटीएस पलों से सबसे बड़ी बात यह थी कि फिल्म के निर्माता का पवन कल्याण की डेडिकेशन की तारीफ करना। मैत्री मूवी मेकर्स ने साफ कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक डिप्टी सीएम इतनी तेजी से और इतने प्रोफेशनली शूट कर सकते हैं। उन्होंने इसे पवन कल्याण की मेहनत और लगन का प्रमाण बताया। तो दोस्तों, ये थी कुछ उस्ताद सिंह भगत की बातें, जो आपको ड्रामेटिक था जितना फिल्म खुद।
5 साल की यात्रा, कई रुकावटें, डिप्टी सीएम की डबल ड्यूटी और आखिरी क्लाइमैक्स का रैप अप, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाता है जो फिल्म के सबसे ज्यादा दिलचस्प रूप है। अब हम बात करते हैं कुछ आलोचकों की राय की, क्योंकि जब पवन कल्याण जैसा बड़ा स्टार, जो अब डिप्टी सीएम भी है, अपनी फिल्म लेकर आता है तो आलोचकों की निगाहें बहुत तेज हो जाती हैं। और इस फिल्म के साथ ऐसा ही हुआ। आलोचकों की राय एकदम साफ साफ दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ वे लोग थे जिन्होंने फिल्म को पैसा वसूल और ब्लॉकबस्टर बताया, वहीं दूसरी तरफ वे जिन्होंने इसे बोरिंग, आउटडेटेड और निराशाजनक करार दिया। चलिए इन सभी को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं आखिरकार आलोचकों ने इस फिल्म को क्यों इतना मिक्स्ड रिस्पॉन्स दिया। सबसे पहले बात करते हैं, ज्यादातर आलोचक इस बात पर सहमत थे कि फिल्म का कंटेंट, स्टोरी बहुत पुरानी और आउटडेटेड है। ट्रेड एनालिस्ट क्रिस्टोफर कनगराज ने फिल्म को रूटीन आउटडेटेड ड्रामा बताते हुए कहा कि नरेशन सब की परीक्षा लेता है और फिल्म बोरिंग है। वह की रिव्यूज ने फिल्म को 2 स्टार देते हुए लिखा कि पूरी तरीके से आउटडेटेड कमर्शियल एंटरटेनर है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने कहा कि फिल्म में फ्लो नहीं है, ऐसा लगता है जैसे अलग अलग कमर्शियल सीन जोड़े दिए गए थे। प्रताप दर्पण के आलोचकों ने और भी कड़े शब्दों से आलोचना की। उन्होंने कहा कि कहानी को तो तभी चली गई, फिर बेसिक फीमेल फिल्म मेकिंग की संगीत भी वैकल्पिक लगती है। उन्होंने लिखा कि सीन एक दूसरे से नहीं बनते, बस मौजूद होते हैं और बातचीत ऑर्गेनिक कनेक्शन से रहित है। अक्सर पंच लाइन्स या उपदेशों के लिए सेटअप की तरह लगती है। यानी आलोचकों को फिल्म की राइटिंग बहुत कमजोर लगी, जब कहानी को कई तार्किकता नहीं दी गई और हर सीन को बस हीरो की महिमा के लिए बनाया गया था। गब्बर सिंह से की गई तुलना भी फिल्म की सबसे बड़ी कमियों में से एक रही। डेक्कन हेराल्ड ने स्पष्ट तौर पर लिखा कि पूरी कहानी बस गब्बर सिंह जैसी ही है, बस सेटिंग और प्राइमरी मोटिव बदला गया। उन्होंने कहा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इस स्ट्रक्चर में अटकी हुई है जिसे फिल्म कारखाने में बनी लगती है, कलात्मकता जुनून से नहीं। प्रताप दर्पण के आलोचक ने भी कहा कि हरिशंकर इसे गब्बर सिंह की स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन इस बार वह उसी मैजिक को बिना अपडेट किए उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यानी आलोचकों को लगा कि हरीश शंकर ने 2012 की सफलता के दौरान के लिए कई नया प्रयास नहीं किया, तो बल्कि वो पुरानी फॉर्मूले इस्तेमाल किए जो अब काम नहीं करता। एक्शन और कॉमेडी और भी आलोचकों ने काफी कमजोर बताया। प्रताप दर्पण के आलोचक ने कॉमेडी को लाउड, फास्ट और पेरिस की परीक्षा लेने वाली बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म कॉमेडी को सिचुएशनल फ्लो से नहीं बल्कि एक्सग्रेटेड राइटिंग से पैदा करने की
कोशिश करती है, ये शायद ही सफल होगी। डेक्कन हेराल्ड ने भी एक्शन और कॉमेडी के फॉर्मूले को पुराना और बेजान बताया। एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि सीन और डायलॉग्स एक दशक पुराने लगते हैं और शायद उस वक्त भी काम न करते। उस्ताद भगत सिंह ने आलोचकों ने साइबर क्राइम को बहुत सरल और स्कूल असेंबली के स्तर पर पेश करने पर भी सवाल उठाया। फिल्म का सबसे विवादित पहलू एक रेप सीन पे आलोचकों ने उठाया। चलनचित्रम.com ने एक यूजर ने लिखा कि एक अवॉइड किया जा सकता था, यह फिलर था और बहुत चीज़ी। एक अन्य यूजर ने सवाल उठाया कि इन जनरेशन में भी रेप सीन्स हैं, यानी फिल्म में महिलाओं के साथ हिंसा को बिना किसी संवेदनशीलता के साथ पेश किया गया। फिल्म के विलेन और हीरोइनों के बारे में भी आलोचकों की राय मिक्स थी। जहां पवन कल्याण की स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग को पॉजिटिव बताया गया, वहीं आर पार्थिबन को कमजोर विलेन करार दिया गया। श्रीलीला को ठीक ठाक बताया गया, जबकि राशि खन्ना को ज्यादा मौका ही नहीं मिला। प्रताप दर्पण के आलोचक ने कहा कि सपोर्टिंग कास्ट कहती है करती है तो क्या करना है, लेकिन उनका ज्यादा योगदान नहीं था। हालांकि सभी आलोचकों ने पवन कल्याण के परफॉर्मेंस को सराहा। प्रताप दर्पण ने लिखा, पवन कल्याण में यह फॉर्म है। कुछ रोल्स के बाद वह अधिक स्पॉन्टेनियस और प्लेफुल दिखाई देते हैं, खासकर हल्के हिस्सों में जो गब्बर सिंह फेस की याद दिलाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब राइटिंग उनका साथ नहीं देती, तब भी उनकी कन्विक्शन फिल्म को कुछ हिस्सों में तैयार रखती है। ब्रेंडन क्रिस्टोफर कनगराज ने भी कहा कि पवन कल्याण का लोक स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग फिल्म की पॉजिटिव बातें हैं। आईजी तेलुगु ने लिखा कि यह फिल्म एक बार फिर साबित करती है कि पवन कल्याण अपने इफेक्टल स्टाइल और स्वैग के साथ किसी भी फिल्म को कैरी कर सकते हैं। यानी पवन कल्याण की स्टार पावर ने फिल्म को एक हद तक ऊपर उठाया है, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट उनके साथ न्याय नहीं कर पाई। कुछ आलोचकों ने फिल्म के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी कमजोर बताया। वह की रिव्यूज ने लिखा कि थमन ने बीजीएम से फिल्म को उठाने की कोशिश की, लेकिन शायद ज्यादा स्कोप नहीं मिला। एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि थमन की जगह देवी श्री प्रसाद होता तो कुछ मोमेंट ज्यादा इम्पैक्टफुल होते। डेक्कन हेराल्ड ने कहा कि बैकग्राउंड स्कोर एक लाउड फैमिलियर टेम्पलेट का पालन करता है। एक दिलचस्प बात यह थी कि फिल्म को ओटीटी पर भी कोई स्पेशल रिस्पांस नहीं मिला। जब फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तो सोशल मीडिया पर खास चर्चा नहीं हुई। एक न्यूज ने लिखा कि पवन कल्याण की सबसे ज्यादा अपमान है, लोग फिल्म को इग्नोर कर रहे थे। यानी फिल्म इतनी फ्लॉप रही कि लोगों ने उसे ट्रोल करने ही छोड़ दिया, और किसी भी फिल्म के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, उस्ताद भगत सिंह को आलोचकों से एक मिक्स्ड लेकिन काफी हद तक एक नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। जब पवन कल्याण के फैंस कुछ आलोचकों ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर, पैसा वसूल बताया, वहीं ज्यादातर लोगों ने इसे
बोरिंग, आउटडेटेड, निराशाजनक करार दिया। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी पुरानी और बिना जान वाली स्क्रिप्ट थी, जो गब्बर सिंह के फॉर्मूले को बिना किसी नवीनता से दोहराती है। अगर आप पवन कल्याण के फैन हैं और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको कुछ पलों के लिए खुश कर सकती है, लेकिन अगर आप एक अच्छी कहानी और ताज़ा एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो यह आपके समय के लायक नहीं है। धन्यवाद।